तो कॉमन रूल्स पेज नंबर 9 पर आए आप। क्या लिखा हुआ है? कॉमन रूल्स रिलेटिंग टू एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम फॉर क्लेमिंग exemptions under section 54 to 54 GB except section 54 EC. Assessee can deposit amount of capital gain under capital account scheme in any bank or other institution on or before the due date of filing income tax return. On or before the due date of filing income tax return. तो अब इनका कहना है ये सही बात है कि 2 साल और 3 साल दिए हैं, लेकिन रिटर्न तो बीच में भरना पड़ जाएगा। ये लाइन हटा देता हूं मैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब मुझे इस ईयर का यानी कि 19-20 का, ये 19-20 का रिटर्न भरने कब तक जाना है? 31 जुलाई 2020 तक। अभी इसी साल की बात करो आप, तो ये आ रहा है जुलाई। अगर ड्यू डेट नहीं बढ़ती, मान लो ये कोरोना के कारण ड्यू डेट बढ़ गई, ये ड्यू डेट नहीं बढ़ती, तो आपको कब जाना पड़ता है? 31 जुलाई 2020। तो 31 जुलाई 2020 तो अभी आने वाला है। तो यहां ये रिटर्न की आईटीआर की ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट ऑफ आईटीआर है। यहां तक अगर मैं मकान ले लेता तो मैं एग्जम्पशन ले लेता और टैक्स बचा लेता मेरा, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं मैं, नहीं समझ में आया, कहीं कोई मकान नहीं, और लेकिन मेरे पास टाइम लिमिट है 2021 तक की खरीदने की, और बनवाने की तो 22 तक की। मतलब मैं एग्जम्पशन के लिए मेरे पास टाइम लिमिट है, ले सकता हूं। तो गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आप एग्जम्पशन लेना चाहते हो तो आप एक काम करें, आप एग्जम्पशन लेना चाहते हो सेक्शन 54 में, तो आप 31 जुलाई 2020 यानी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इस दिन या इससे पहले कैपिटल अकाउंट स्कीम होती है किसी भी बैंक में, आप जाएं और एक अलग से स्पेशल अकाउंट खुलता है, सेविंग करंट अकाउंट जैसे अलग नहीं, सेविंग करंट अकाउंट नहीं, ये अलग से कैपिटल अकाउंट स्कीम में आपका अकाउंट खुलता है। उस अकाउंट में आप एकदम विड्रॉ नहीं कर पाते हो पैसा, तो बैंक वाले आपका एक अकाउंट खोलेंगे, इस स्कीम के तहत खोलेंगे, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो वहां ये अकाउंट खुलवाओ आप और उस अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट कर दो। तो डिपॉजिट स्कीम में अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं, सपोज आपने पूरे 10 लाख ही डिपॉजिट कर दिए, तो आपको पूरे 10 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा, टैक्सेबल कैपिटल गेन 0 करवा सकते हो। क्योंकि हो सकता है आपका फ्यूचर में प्लानिंग हो कि मैं 10 लाख क्या और बड़ा मकान लूंगा मैं, तो आप अपना पूरा पैसा, पूरा कैपिटल गेन डिपॉजिट करवा दो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। ड्यू डेट क्वेश्चन में दी हुई रहेगी वैसे तो, ठीक है ना। मान लो मैंने 9 लाख ही डिपॉजिट करवाए, 9 लाख ही डिपॉजिट, तो विच एवर इज लोअर 9 लाख ही करेंगे। मान लो मैंने 19 लाख डिपॉजिट करवा दिए, ज्यादा 19 लाख डिपॉजिट करवा दिए, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? विच एवर इज लोअर। तो कंसेप्ट वही है, यानी जैसे आप नया मकान खरीदते वैसे ही आपने डिपॉजिट स्कीम अडॉप्ट कर ली और डिपॉजिट स्कीम में जमा करवा दी। तो यहां समझने लायक बात यह है कि कब जमा करवाना, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। आप उसके बाद जमा करवाओ, 1 अगस्त को जमा करवाओ, तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन है भी सी, करवाऊंगा भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो हिंदुस्तान में बहुत समझदार लोग, उन्होंने क्या सोचा, ठीक है डिपॉजिट ही करवाना है ना, गए 31 जुलाई से 1 दिन पहले या उसी दिन चले गए बैंक में, साहब अकाउंट खोल दो। मैनेजर साहब पहचान के थे, अकाउंट खोल दिया उनका। ठीक, अकाउंट खोल के वो रिसिप्ट ले आए, वो रिसिप्ट एज अ प्रूफ आपने रख ली और आपने एग्जम्पशन ले लिया और रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स बचा लिया आपने। 2-4 दिन बाद गए आप 5 अगस्त को और आपने क्या करा, वो पैसा विड्रॉ कर लिया। ये एफडी, एक तरह की एफडी थी, ये तोड़वा ली, ब्रेक कर दिया, वापस पैसा विड्रॉ कर लिया। तो बहुत से लोग अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा कर सकते थे, कर सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने फिर एक रूल डाल दिया, गवर्नमेंट भी जानती कि लोग इतने फितरती, तो गवर्नमेंट ने क्या रूल डाल दिया, यूटिलाइजेशन देखो आप, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन अबव स्कीम कैन बी विड्रॉ एंड यूटिलाइज
only for specific purpose under respective section. If amount misutilized, then it is taxable during the year of default, and if amount is unutilized, then it is taxable at the expiry of time limit in respective section. मतलब ये कह दिया कि ये आपने पैसा जमा करवाया सेक्शन 54 के लिए, तो 54 के लिए यूज करना है। 54 में क्या है? 54 में वन रेसिडेंशियल हाउस परचेज और कंस्ट्रक्ट, इसी के लिए यूज करना है। इसके अलावा कोई और पर्पज में यूज ही नहीं कर सकते आप। तो डिपॉजिटेड एंड देन विड्रॉ करें। विड्रॉ करने के बाद आपने सपोज ये डिपॉजिट करवाया, फिर आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कभी भी 2021 तक कभी भी कोई मकान आपको पसंद आया, आपने पैसा विड्रॉ करके और मकान खरीद लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने सही यूटिलाइज किया। लेकिन अगर आप इसको मिस यूटिलाइज करते हो, आपने पैसा विड्रॉ किया, ये 10 लाख जमा करवाए थे, इस ईयर में आपने एग्जम्पशन ले लिया, बात खत्म, या आपका 10 लाख एग्जाम हो गया, टैक्स 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, मान लो इस ईयर की बात करते हैं। इस ईयर के थोड़े दिन पहले हम बात कर लेते हैं, सपोज अक्टूबर 2021 की। अक्टूबर 2021 में मैंने विड्रॉ किया, ये 10 लाख जमा करवाए थे। 10 लाख रुपए में से मैंने 8 लाख विड्रॉ करके और एक रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया, वन रेसिडेंशियल हाउस, और 2 लाख रुपए विड्रॉ, 1 लाख विड्रॉ करके मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिए, बेटे की शादी पे खर्च कर दिया या बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर दिया 1 लाख रुपए। तो लॉ क्या बोल रहा है, आप ढंग से पढ़ना। अमाउंट डिपॉजिटेड इन स्कीम कैन बी विड्रॉन एंड यूटिलाइज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज। यहां पर्पज क्या है? मकान, तो मकान पे खर्च करोगे। इफ अमाउंट मिस यूटिलाइज, ये आपने मिस यूटिलाइज किया, देन इट इज टैक्सेबल ड्यूरिंग द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। तो किस ईयर में टैक्सेबल होगा? डिफॉल्ट वाले ईयर में। डिफॉल्ट वाला ईयर कौन सा है? अक्टूबर 21, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 21, 22। असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 22, 23। इस ईयर में ये मिस यूटिलाइज अमाउंट 1 लाख रुपए टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा, कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा इसमें से, पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल। जो सही यूज करोगे उसका कुछ भी नहीं होगा। तो मिस यूटिलाइज करा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और अभी 10 लाख में से 8 लाख यूज कर लिए, 1 लाख मिस, अभी 9 लाख, 1 लाख और बचा है, 1 लाख और बचा है। तो मान लो वो 1 लाख रुपए पूरा टाइम खत्म हो गया, ये टाइम भी खत्म हो गया सपोज, क्योंकि कंस्ट्रक्ट भी तो करवा सकते थे ना, वो मकान लिया और उसी पे एक मंजिल और बनवा ली, तो बनवा लेते तो ठीक है। लेकिन अगर आप यूटिलाइज ही नहीं करते हो, बैलेंस पड़ा रहेगा 1 लाख रुपए का आखिरी दिन तक, और आखिरी दिन के बाद यानी 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को आपने विड्रॉ कर लिया इसको, यानी अनयूटिलाइज रह गया हो तो क्या लिखा हुआ आगे पढ़े? Amount, if amount is unutilized, then it is taxable at the expiry of time limit. Expiry of time limit in respective section. हर सेक्शन की टाइम लिमिट अलग अलग है, ये कॉमन रूल्स है। तो यहां टाइम लिमिट क्या है? 3 साल। तो अगर ये 1 लाख रुपए आपने यूज नहीं किए तो ये अनयूटिलाइज अमाउंट इस ईयर में, ये कौन सा ईयर है? ये ईयर है 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 में अनयूटिलाइज अमाउंट 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतने जबरदस्त रूल्स हैं, बात को अच्छे से समझ लेना। मैं फिर क्या बोल रहा हूं, उसी लाइन में क्या क्या लिखा हुआ आपने देखा। नंबर 1, आपको यूटिलाइज करना ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑफ सेक्शन, दैट इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 1, परचेज और कंस्ट्रक्शन। मिस यूटिलाइज किया तो भी टैक्सेबल, not utilize unutilized amount, then it is taxable in the year of default। ये डिफॉल्ट वाला ईयर है तो इस ईयर में टैक्सेबल हुआ। और अनयूटिलाइज अमाउंट कब टैक्सेबल होगा? आखिरी दिन तक वेट करेंगे, आखिरी दिन तक वेट करना है आपको, तब तक यूटिलाइज नहीं किया तो अगले दिन, और अगला दिन कौन सा ईयर आ रहा है? 22-23 ही आएगा ना, तो 22-23 में अनयूटिलाइज अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। फिर लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है ना, तो हमने 31 जुलाई के दिन डिपॉजिट करवाया, विड्रॉ करते तो टैक्स लग जाता, तो उसने क्या करा? मकान खरीद लिया। ठीक है साहब, अब तो टैक्स नहीं लगेगा, 8 लाख का मकान खरीद लिया, और उसका पूरे 10 लाख का ही खरीद लेता तो टैक्स नहीं लगता।
उसने सोचा कि चलो मकान खरीद लेता हूं, मकान खरीदने के बाद दूसरे दिन बेच भी दिया इस मकान को, तो पैसा फिर लिक्विडेट हो गया अपने पास। उसको तो लिक्विडिटी चाहिए थी, वो चाहता नहीं था ब्लॉक करूं मैं पैसा, तो उसका पैसा ब्लॉक हो गया। उसने तुरंत अगले दिन ही मकान खरीद लिया। मान लो 31 जुलाई, उसने 2 अगस्त को मकान खरीद लिया और 3 अगस्त को मकान बेच दिया, पैसा वापस आ गया। तो फिर एक रूल और डाल दिया। क्या रूल डाल दिया? तीसरा पॉइंट, न्यू असेट एक्वायर्ड अंडर डिफरेंट सेक्शंस। इन सारे सेक्शन में हम कुछ न कुछ नया खरीदेंगे, है ना। इसमें मकान खरीदेंगे, किसी में एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे, हमें हर एक में कुछ न कुछ हम विड्रॉ करके और कुछ परचेस करेंगे, या डायरेक्ट भी कुछ परचेस करेंगे। तो जो भी आप परचेस करोगे, क्या लिखा उसके बारे में? न्यू असेट एक्वायर्ड अंडर सेक्शन कैन नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अदरवाइज exempt capital gain of earlier year will be revoked, cancelled and again taxable in the year of default। एक और रूल बना दिया, तो आप बच नहीं सकते। आप समझो, आपने सोचा कौन डिपॉजिट के झंझट में पड़ेगा, या डिपॉजिट करवाया आपने, 2 दिन बाद आपने क्या करा, विड्रॉ करके क्या करा, रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया और 3 दिन बाद उसको वापस बेच दिया। तो भी क्या लिखा था, 3 साल तक नहीं बेच सकते थे। अगर बेच दिया तो जितना कैपिटल गेन एग्जाम वो वापस क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। या चलो मैंने तो कोई डिपॉजिट ही नहीं करवाया था, मैंने तो कोई डिपॉजिट ही नहीं करवाया था, मैंने तो यहां पर मकान ही खरीद लिया था 31 जुलाई से पहले न्यू हाउस परचेस कर लिया था 12 लाख रुपए का। तो विच इज ओवर कितने, 10 लाख। 10 लाख का एग्जाम्पशन मिल गया, टैक्स 0। अब मैंने क्या समझदारी की, मैंने बिल्कुल आखिरी दिन 31 जुलाई के दिन मकान खरीदा, बिल्कुल लास्ट डे, ताकि एग्जाम्पशन मिल जाए। फिर मैंने क्या किया, ये मकान मुझे चाहिए था, पैसा लिक्विड चाहिए था, तो मैंने क्या किया, ये मकान मेरे फ्रेंड के नाम पे बेच दिया, उससे पैसे ले लिए 2 दिन बाद ही। तो क्या रहे, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये जो एग्जाम्पशन आपने ले लिया, ठीक है, इस ईयर में ये रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किस ईयर में? इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। तो मान लो मैंने इसको इधर बेच दिया, 3 दिन बाद ही बेच दिया, मान लो 3 अगस्त को ही बेच दिया 2020, इसको न्यू हाउस सेल कर दिया, न्यू हाउस सोल्ड, जो कितने में खरीदा था मैंने, 12 लाख में खरीदा। तो क्या कह रहे हैं ये, कि वो रिवोक हो जाएगा, अगेन टैक्सेबल हो जाएगा। और ये सभी सेक्शन में होगा, हर सेक्शन में कुछ खरीदोगे या नया, सभी बताऊंगा मैं। सारे सेक्शन में कुछ परचेस करना है, तो जो भी खरीदना है उसको 3 साल तक नहीं बेचना। ये 3 साल और रूल सब में कॉमन है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इस डेट से नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, 30 जुलाई 20। ये कब खरीदा, 30 जुलाई 20 को खरीदा, 30 जुलाई 20 को। तो यहां से 3 साल तक नहीं बेचना है इसको। यहां डेट ऑफ ट्रांसफर नहीं लिखा, यहां लिखा है न्यू प्रॉपर्टी में 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ न्यू हाउस। तो यहां से 3 साल नहीं बेचना। मान लो बेच देता है, 3-4 दिन में बेच दिया उसने, तो अगस्त 20 में बेच दिया, तो अगस्त 20 कौन सा ईयर है, ये अगस्त 20 आपका ईयर हुआ प्रीवियस ईयर 2021, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। और थोड़ा लेट बेच दे मान लो, तो 21-22 आ जाएगा। और लेट बेच दे तो 3 साल के अंदर अंदर अगर वो बेच देता है मान लो, तो क्या होगा, तो ये होगा कि सेल्स कंसिडरेशन। ये मकान 12 लाख का था, इसने हो सकता है 14 लाख में बेच दिया, तो सेल्स, क्योंकि वो भी तो ट्रांसफर है, नया मकान बेचना, तो वापस से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ना, फिर से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 14 लाख रुपए का, और 3-4 दिन भी बेच दिया तो शॉर्ट टर्म हुआ ना, और वैसे भी तो 12 लाख का मकान, और शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्शन तो होगा नहीं। तो आपने क्या किया कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख रुपए माइनस कर दी, तो 2 लाख तो वैसे भी आना थे। ये 2 लाख क्या कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये तो आना ही थे, क्योंकि 12 लाख की 14 में बेची। तो नॉर्मल कोर्स में भी होता, अगर सेक्शन हटा भी दें तो भी होगा ये तो। लेकिन एक बात और क्या बोली कि जितना एग्जाम्पशन आपने लिया वो रिवोक हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा, और 10 लाख रुपए फिर से टैक्सेबल हो जाएंगे इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। तो 10 लाख का जो एग्जाम्पशन लिया आपने वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगेन रिवोक होकर। तो अल्टीमेट टैक्स कितने पे लगेगा, 12। लेकिन अब आप एक और लॉ का एक और रूल बताता हूं मैं आपको कि ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये तो 24 महीने से पहले बेच दिया,
बिल्डिंग 24 महीने से पहले भेजी, और ये इसका नेचर तो लॉन्ग टर्म था, और ये रिवोक होगा तो भी लॉन्ग टर्म ही कहलाना चाहिए ना। तो लॉन्ग टर्म पे टैक्स के रूल्स अलग है और शॉर्ट टर्म पे रूल्स अलग है, इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना कंपलसरी। आप ये नहीं सोच सकते सर क्या होता है, कैपिटल गेन तो है, नहीं, बहुत सारे रूल्स आगे जाके अलग आएंगे, इसकी टैक्स क्रेडिट भी अलग आएगी, इसके एग्जम्पशंस भी अलग आएंगे, बहुत कुछ। तो ऐसा होना था कितना इजी रहता तुम सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि 14 लाख में बेचा, 12 लाख की चीज, 2 लाख तो कैपिटल गेन हो गया शॉर्ट टर्म, और 10 लाख रुपए का पुराना एग्जम्पशन कैंसिल हो गया। नहीं, आप सीख लेना तरीका, ऐसा नहीं करेंगे। हमें करना ये है, रूल ये है कि कास्ट ऑफ इक्वेशन इक्वल टू ओरिजिनल कास्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 12 लाख रुपए, माइनस एग्जेम्पशन अर्लियर। तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 12 लाख की थी, ठीक, और एग्जेम्प्ट अर्लियर कितना हुआ था, 10। तो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कितनी कहलाएगी, सिर्फ 2 लाख रुपए कहलाएगी। कॉस्ट ही बदल दी उन्होंने, कॉस्ट की डेफिनेशन ही बदल दी। अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो इंडेक्शन भी मैं इस 2 लाख का करता, 2 लाख का इंडेक्सेशन करता मैं, ठीक है। अगर ये 24 महीने के बाद बेचता तो मैं इंडेक्शन कितने करता, 2 लाख का, 12 लाख का नहीं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि कॉस्ट ऑफ इक्वेशन रिड्यूस टू द एक्सटेंट अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर। पहले 10 लाख एग्जेम्प्ट हुए, 10 माइनस, 8 होते तो 8 माइनस, 9 होते तो 9 माइनस, जितने होते इतने एग्जेम्प्ट। पूरे 12 होते मान लो एग्जेम्प्ट, तो पूरे 12 माइनस करते, कॉस्ट जीरो, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आ जाता। अभी कितना आ रहा, 12, और ये पूरा शॉर्ट टर्म कहलाएगा, क्योंकि अब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मानेगी, तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। तो नेचर बदल गया ना आपका। यूं जो मैंने इससे पहले किया था उसमें क्या हुआ था, उसमें मैंने ये रिवोक किया था, तो रिवोक इसका नेचर तो लॉन्ग टर्म था। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इस तरह का रूल बनाया कि इसका नेचर को आप अलग अलग ना कर दें। वैसे वो ज्यादा इजी होता है, लेकिन बात इजी और उसके नहीं है, टफ के नहीं है। स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लॉ नहीं बनाया जाता है, एग्जाम के लिए लॉ नहीं बनाया जाता है। लॉ बनाया जाता है एक्चुअली टैक्स वसूल करने के, तो टैक्स वसूल करने के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया। ये लगभग सारे सेक्शन में लगेगा, एक को छोड़ के। तो आप ध्यान रखना, जब भी कोई न्यू प्रॉपर्टी बिकेगी, हर क्वेश्चन में कॉमन रूल है, जब भी न्यू प्रॉपर्टी बिकेगी तो जिस ईयर में खरीदा उस ईयर में तो ये करके खत्म, ये एग्जाम्पशन ले लिया आपने, बात खत्म। जिस ईयर में ये रिवोक होगा उस ईयर में रिवोक डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे करना है, कास्ट माइनस एग्जेम्प्टेड। ये भी आप अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर लिख के रख देना, इन केस ऑफ सेल ऑफ न्यू प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन, ठीक है। 54 में ऐसा, 54B में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर लेन में बताऊंगा ऐसे ही मैं आपको, हर सेक्शन में कुछ न कुछ खरीद के कुछ बेचना है। तो ये आपके सारे रूल्स लगभग हो गए, ठीक है। अभी आगे कॉमन रूल्स और नहीं पढ़ना है, अभी बस 3 बताए, 3 ही पढ़ना और 3 ही सब सेक्शन में लगेंगे। अब मुझे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना है, तभी आपको बात पूरी क्लियर होगी। लेकिन आप पहले इसका रिवीजन कर लें। ये वीडियो डेफिनेटली बड़ा बनेगा, इसलिए मैं इसको स्प्लिट करके भेजूंगा, आधा आधा। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तक मैंने इस वीडियो में यहां पर आपको रूल समझाए। मैं इस वीडियो, ये बड़ा हो चुका है वीडियो, तो इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला पार्ट है मैं आपको अगले वीडियो में सेंड करता हूं, ठीक है। तब तक आप एक काम करें, ये रूल्स अच्छे से रिवाइज करने के बाद सिंघानिया में पेज नंबर 322 पर, 322 पेज नंबर पर आपको P1 मिलेगा, एक्स एंड वाई दो का, एक्स एंड वाई का। तो आप एक्स वाला करने की कोशिश करना अगर आपसे बनता है तो, वरना मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। रूल समझ में आ गए हैं तो करने की कोशिश करना। फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा और जिस ईयर में डिफॉल्ट होगा उस ईयर में इस तरीके से होगा, तो सारे रूल्स इस बहाने रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। पेज नंबर 322 सिंघानिया का P1, एक्स एंड वाई दो का क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट दिल्ली, डेट ऑफ ट्रांसफर है 10th जुलाई 2019, इट मींस ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। तो टैक्स लायबिलिटी अराइज इन प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट है 2021, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021,
डेट ऑफ ट्रांसफर 10th जुलाई, डेट ऑफ परचेज 2004, इट मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इसमें। सेल्स कंसिडरेशन और डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर इनकी 10th जुलाई 2019। सेल्स कंसिडरेशन 13 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 15 है। तो अब जब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाती है तो अपना सेक्शन 50C आ जाता है। सेक्शन 50C क्या कहता है, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, विच एवर इज हायर। तो 15 लाख रुपए से करना पड़ेगा क्वेश्चन आपको। ये बात सेक्शन 50C की, यहीं लिख देंगे, नोट अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं। और डिटेल आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, एज पर सेक्शन 50C इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105%, ठीक है ना, रूल पूरा ये था, याद करो। तो 13 लाख का 105% करोगे तो 15 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी उससे भी ज्यादा आ रही है, ठीक है। यानी हम करके देख लेते हैं, चलिए। 13 लाख रुपए का 105% में करता हूं तो 13,65,000 आते हैं, ये उससे भी ज्यादा है, इसलिए सेक्शन 50C अप्लाई होगा। अगर ये 13,65,000 रुपए या उससे कम होता तो सेक्शन 50C अप्लाई होता ही नहीं, उस कंडीशन में हम 13 लाख से ही करते, ठीक है, क्लियर। तो यहां पूरा डिटेल नोट लिख सकते हो, वही वाला जो मैंने आपको समझाया था, 15 लाख। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन 187 एंड एक्सपेंसेस 10,000, लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 10,000, 10,000 ये माइनस हो जाए तो 14,90,000 नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट 1,87,000, 1,87,000 इसके ओरिजिनल कॉस्ट है, इंटू 289। और कॉस्ट किस ईयर की खरीदा है, डेट ऑफ परचेज इनकी अक्टूबर 2004 मीन्स 45, तो 45 का इंडेक्शन देख लेते हैं। 45 का इंडेक्शन 113, ठीक है। ये इंडेक्स कॉस्ट आपकी, ये इंडेक्स कॉस्ट इनटू करके देख लें कितनी, 478,257। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अगर इंप्रूवमेंट होता तो वो भी लेस करता मैं, फिलहाल इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, तो 10,11,743। यहां तक के क्वेश्चन करना हमने सीख लिए। अब हम करेंगे इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है, एग्जेंट अंडर सेक्शन 54। क्वेश्चन आपका पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए एक बार। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। टू गेट एग्जम्पशन अंडर 54, यहां तो सेक्शन नंबर भी दे दिया उन्होंने। द फॉलोइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज आर परचेज बाय एक्स एंड वाई एट नोएडा, डेट ऑफ परचेज दिसंबर 19, दिसंबर 19 यानी इसी साल में 19-20 में, 19-20 में ही उन्होंने खरीद ली। जबकि टाइम लिमिट मैंने क्या होता है, ये टाइम लिमिट तो मैंने आपको 2 साल आगे और 3 साल आगे कंस्ट्रक्शन तक की बताई, ठीक है। और अगर नहीं खरीद पाता तो मैंने एक और बात बताई है कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, दैट इज 31st जुलाई इन असेसमेंट ईयर और 30th सितंबर इन असेसमेंट ईयर, असेसी कैन डिपॉजिट इन कैपिटल अकाउंट स्कीम। ये बात मैंने कॉमन रूल्स आपको बताए हैं। तो फिलहाल न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की इन्होंने, कब परचेज की, दिसंबर 20 दिसंबर 19 को। कितने लाख रुपए की कॉस्ट है, 12 लाख, 12 लाख कॉस्ट है, 12 लाख। तो एज पर रूल्स मैंने आपको बताया था कितना एग्जम्पशन मिलेगा, विच एवर इज लोअर, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगा 10 लाख ऐसे। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन जो है, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील, 0, ठीक है। टैक्सेबल कैपिटल गेन 0 आएगा। यहां तक तो आप सभी ने कर लिया होगा, मैंने करने के लिए कहा था। तो इस वीडियो को मैं वैसे भी स्प्लिट करके भेज रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई ट्रांसफर देयर हाउस प्रॉपर्टी इन नोएडा, दिस प्रॉपर्टी, दिस न्यू प्रॉपर्टी ट्रांसफर, सेल्स कंसिडरेशन 22 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 23,20,000 एंड डेट ऑफ ट्रांसफर
25 दिसंबर 2021। रूल के हिसाब से क्या है कि ये प्रॉपर्टी जो डेट ऑफ परचेज से, डेट ऑफ परचेज से इस दिन से नहीं, इस दिन से डेट ऑफ परचेज 3 साल के अंदर नहीं बेच सकते। जो भी एग्जम्पशन लिया आपने सेक्शन 54 में या आगे भी सभी सेक्शन में कॉमन रूल बताया था, द न्यू प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इफ ट्रांसफर देन इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। तो दिस एग्जम्पशन विल बी कैंसल्ड। नो, प्रॉपर्टी कब बेच दी इसने? 25 दिसंबर 2021 मीन्स विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर बेच दी। सो द एग्जम्पशन रिवोक्ड इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर 21-22 मीन्स असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है ना? ये अब यहां पर सेल्स कंसिडरेशन, सेल ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन नोएडा, ये वाला मकान इसने 12 लाख वाला मकान कितने में बेच दिया? 22 लाख में। और यहां पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 23,20,000। अगेन सेक्शन 50C चेक करते हैं तो क्या रूल है? 22 लाख जो एक्चुअल कंसिडरेशन है उसका 105% देखिए, 22 लाख इंटू 105%, तो आया है 23,10,000 किनारे पर। अगेन सेक्शन 50C अप्लाई, सेक्शन 50C अप्लाई होगी। क्यों होगी? बिकॉज, यहां डिटेल लिख देता हूं, बिकॉज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। ठीक है ना? एक्चुअल कंसिडरेशन आपका 22 लाख रुपए, उसका 105% अगर करते हैं हम तो ये आता है 23,10,000। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वो 23,20,000 इसलिए अप्लाई होगा। और अप्लाई होगा तो रूल क्या है? तो रूल ये है अंडर सेक्शन 50C में कि आप एक्चुअल कंसिडरेशन लेते हो। एक्चुअल कंसिडरेशन आपका कितना है? 22 लाख। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है आपकी? 23,20,000। तो विच एवर इज हायर क्या लेना पड़ेगा? 23,20,000 लेस क्या करना पड़ेगा? तो यहां तक तो अपना पुराना रूल था। अब नई बात क्या है? नई बात ये, एक तो ये पहले तो ये देखना है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। आप ये वाला पार्ट जब करो तो एक मिनट के लिए भूल जाना कि ये वाला किया है। वो एग्जाम्पशन वाली बात बाद में करेंगे हम। पहले ये कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। तो पहले तो 50C लगाना था जो नॉर्मल, वैसे लगाएंगे। हर लैंड एंड बिल्डिंग के केस में लगाना है। फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे गिनेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग में 24 महीने का रूल है। तो देखो 20 दिसंबर 19 से 20 से 21 और 20 की 25 तारीख, देखो आप ध्यान से, मोर देन 24 मंथ हो रहे हैं ना। सो इट इज लॉन्ग टर्म। ये भी आपको नोट में लिखना है। The Noida property is long-term property because date of purchase and date of transfer, period between date of purchase and transfer is more than 24 months. So long term. And in case of long term, cost indexation होगा। और अगर शॉर्ट टर्म होती तो हम क्या करते? कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेते हैं। फिर मैंने आपको यह खास तो यहीं पे रूल बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एग्जम्पशन। यानी ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी? 12 लाख रुपए। और 12 लाख में से आपने यहाँ एग्जम्पशन कितना लिया था? 10,11,743 रुपए। ठीक है, तो 12 लाख माइनस 10 लाख 11,743, यानी आपकी कॉस्ट 8,257। अगर शॉर्ट टर्म होता तो ये लिख देता, लेकिन लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। अब इंडेक्सेशन करते समय हम क्या करेंगे? इंडेक्सेशन करते हैं इसका, तो इंडेक्शन कैसे करेंगे इसका हम? अब ये कास्ट कब खरीदा था? ये हमने 1920 में, तो 1920 का इंडेक्स से डिवाइड करेंगे और जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर के इंडेक्स से इंटू करेंगे। अब उस ईयर का इंडेक्स है ही नहीं आपके पास। तो समझाने के लिए सिंघानिया बुक में उन्होंने नीचे नोट में आपको एजम्पशन लिखा हुआ है। उन्होंने अज्यूम कर लिया 310, मान लो अगले साल में 310 हो तो क्या? तो 310 अगर हुआ तो इसका इंडेक्शन इंटू करने के बाद हम देखते हैं 2,01,937।
बाकी बचा हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल, सॉरी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 21,18,000 ये कंसेप्ट है, ये आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 310 का शायद आपको डाउट आता तो मैंने क्लियर कर दी, बात क्लियर है। ये कंसेप्ट याद रखना है कि जितना एग्जाम्प्ट हुआ वो कॉस्ट में से माइनस होगा, और हो सकता है कई बार पूरे 12 लाख एग्जाम्प्ट हो जाए तो 12 लाख माइनस 12 लाख यानी जीरो, तो जीरो का इंडेक्शन जीरो, यानी पूरे 23,20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरह का क्वेश्चन है। ऐसे ही आप P2 भी करना, ये भी होमवर्क रहेगा। P2 में क्या खास बात है ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। P2 में अच्छा एक और होमवर्क रहेगा, उसमें मैंने ऊपर P1 वाले में x का वाला करवाया आपको, y वाला जो है वो आपको करना है, वो E1 में दिया हुआ देखो आप, तो y वाला। और P2 भी आपको करना है, इसमें x और y दोनों आपको करना है। मैं ओरल समझा देता हूं, डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ परचेज, स्टाम्प ड्यूटी, सेल्स, सब वही पॉइंट है, एक्सपेंसेस वगैरह। मेन बात ये है कि उसमें लिखा टू गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 द फॉलोइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज एट चेन्नई बाय एक्स एंड वाई बाय विड्रॉइंग फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट। तो डेट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख और ये, यानी कुल मिला के इसमें ये हुआ कि पहले उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, तो मैंने आपको बताया था अगर डिपॉजिट कर देता है ड्यू डेट से पहले तो सेम इसी तरीके से, यानी यहां पर न्यू रेसिडेंशियल हाउस नहीं होता और डिपॉजिट होता 12 लाख रुपए, तो भी हम व्हिचेवर इज दो और एग्जम्पशन देते। फिर इस डिपॉजिट में से विड्रॉ करके क्या खरीदता, मकान, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मिसयूज करता तो इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेबल होता। और मान लो पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, थोड़ा बच गया 3 साल बाद, तो एट एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड 3 इयर्स रहती है मैक्सिमम एक्सपायरी, तो उसमें अनयूटिलाइज अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन बातों का आप इसमें ध्यान रख के और P2 करें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे के सेक्शन सब अब इजी लगेंगे। पहला वाला सेक्शन अगर डिटेल में आपने ध्यान से सारे रूल्स पढ़ लिए तो आगे इजी लगेगा। ठीक, थैंक यू सो मच।